नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्मों का हिसाब तो होना ही था। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस सच्चाई की कहानी है जहाँ लालच धीरे धीरे प्यार को खा जाता है और अहंकार रिश्तों को जिंदा लाश बना देता है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। रसोई में हल्की सी गैस की आवाज थी और धीमी धीमी आंच पर तवे पर पराठा सिक रहा था। लेकिन उस रसोई में गर्माहट नहीं थी, वहाँ सिर्फ डर था, सन्नाटा था और एक माँ की कांपती हुई सांसें थी। आशा देवी आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही थी। चेहरे पर वो शांति नहीं थी जो कभी इस घर की पहचान हुआ करती थी। उनके हाथों की हरकतों में घबराहट थी, जैसे हर पल डर हो कि कहीं कोई आवाज न आ जाए, कहीं कोई गलती न हो जाए। वह लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में बोली, सारिका बेटा, पराठे बन गए हैं, गरम गरम अच्छे लगते हैं। अमित के लिए टिफिन रख दूं क्या? लेकिन इससे पहले कि वो तवे की तरफ हाथ बढ़ा पाती, दरवाजा जोर से खुला और सारिका तेज कदमों से रसोई में दाखिल हुई। महंगा ब्रांडेड ट्रैक सूट, हाथ में प्रोटीन शेकर था, चेहरे पर सुबह की जल्दबाजी और आंखों में ऐसा अधिकार जैसे यह रसोई नहीं उसकी निजी प्रॉपर्टी हो। उसके बिना रुके तीखे स्वर में कहा, माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है, जब तक मैं ना कहूँ मेरे किचन में मत आया करो। आपको एक बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? यह कौन सा जमाना है? आप अभी भी सरसों के तेल में ये अनहेल्दी पराठे तल रही हैं। आपको अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं है क्या? आशा देवी डर के मारे पीछे हट गई। उनके हाथ में पलटा कांपने लगा और वह हकलाती हुई बोली, बेटा, मैं तो बस अमित के लिए टिफिन पैक कर रही थी, उसे पराठे बहुत पसंद है। लेकिन सारिका ने ठंडी व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए उनकी बात काट दी और कहा, पसंद? उसकी पसंद अब बदल चुकी है माँ जी, और उसकी नई पसंद मैं हूँ। और मेरी पसंद है कि वह हेल्दी खाए, क्योंकि वही उसके करियर के लिए जरूरी है। उसने फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, और सुनिए, इस फ्रिज में आपका कोई लोकल या बासी सामान नहीं रहेगा। यह फ्रिज मैंने अमित के स्टैंडर्ड के हिसाब से लिया है। यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें रहेंगी। तभी रसोई के दरवाजे पर रमेश जी आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन इरादा साफ था। सारिका, जरा सीधे बात करो, यह घर हम सब का है। सारिका का चेहरा पल भर में बदल गया। वही जहर भरी आंखें मीठी मुस्कान में बदल गई और वह चापलूसी से बोली, ओहो डैडी, मैं तो बस हाइजीन की बात कर रही थी। लेकिन रमेश जी उसकी आंखों में झांक चुके थे। उन्होंने शांत लेकिन कठोर आवाज में पूछा, और यह नया फ्रिज किसकी कमाई से आया है? अभी 2 महीने पहले ही तो नया फ्रिज लिया गया था। सारिका ने आत्मविश्वास से कहा, डैडी, अमित का प्रमोशन होने वाला है, हमें स्टैंडर्ड में रहना होगा। रमेश जी समझ गए कि अभी बहस बेकार है। उसी समय लिविंग रूम से अमित की आवाज आई और मामला वहीं रुक गया। लेकिन जैसे ही रमेश जी रसोई से बाहर गए, सारिका का असली चेहरा फिर सामने आ गया। वह आशा देवी के बिल्कुल पास आई और धीमी जहरीली आवाज में बोली, आपको लगता है डैडी के सामने खड़े होकर मुझे रोक लेगी? याद रखिए, आप यहाँ सिर्फ एक काम वाली हैं, मालकिन नहीं। आशा देवी के शब्द गले में अटक गए, आंखों में आंसू भर आए और उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने इसी बेटे को अपनी हथेलियों पर पाल कर बड़ा किया था, कैसे हर परीक्षा से पहले उसके लिए रात रात भर जागी थी, और आज वही बेटा उनके अपमान पर चुप था। धीरे धीरे सारिका ने घर की पूरी आर्थिक बागडोर अपने हाथ में ले ली। पेंशन, सैलरी, खर्च, दवा, खाना, सब कुछ उसके हिसाब से होने लगा। और आशा देवी और रमेश जी इस घर में रहते हुए भी जैसे बेघर हो गए। एक दिन जब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी और सामने अमित और सारिका महंगा खाना खा रहे थे, तभी सारिका ने आशा देवी से जमीन पर गिरी सब्जी साफ करने को कहा, और वह भी फटे कपड़े से, क्योंकि टिश्यू महंगे आते हैं। वह पल ऐसा था जहाँ आशा देवी का शरीर तो खड़ा था, लेकिन आत्मा टूट चुकी थी। और उसी पल रमेश जी ने फैसला कर लिया था। उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा, सब कुछ देखा, और जब सही समय आया तो एक एक करके सारिका के हाथ से वही पैसा, वही ताकत, वही कंट्रोल छीन लिया जिस पर उसे घमंड था। जब अकाउंट फ्रीज हुए, जब कार्ड काम नहीं आए, जब स्टेटस गिरा, तब सारिका को पहली बार समझ आया कि पैसा हथियार हो सकता है,
लेकिन कर्म उससे भी बड़ा हथियार होते हैं। अंत में घर वही था, लोग वही थे, लेकिन रिश्तों की शक्ल बदल चुकी थी। और तब आशा देवी ने धीमी आवाज में बस इतना कहा, कर्मों का हिसाब सच में होना ही था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।